हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर के आए हो एक और बेहतरीन लेक्चर आपके लिए। संविधान का हम पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको अभी तक प्रीएम्बल करवा दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करवा दिया है, और ये लेक्चर्स कहां से आप एक्सेस कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में वैसे उसका लिंक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, वैसे हम ये कोर्स चला रहे हैं, पर आपके चाहे एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का हो, एफकैट का हो, सीएचएसएल एमटीएस, जितने भी पेपर होते हैं, अगर आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस आती है तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। साइंस के भी आपके चल रहे हैं, इंग्लिश के भी चल रहे हैं, रीजनिंग के भी चल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो टॉपिक है, पेपर में जब पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिया है, हमने जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वाला कंसेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपको पता है जो हमारा संविधान बना है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने कौन सी चीज कहां से ली है, इसको किस तरीके से हमें याद रखना है, और एक एक फीचर को हमने समझते हुए चलना है, तो इससे आपका क्या होगा, पूरी पॉलिटी की एक रिवीजन हो जाएगी आपकी इस क्लास के अंदर। कैसे कि हम आगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। पीछे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको सीरीज भी करवाई थी मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। अभी पहले ये वाला लेक्चर आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हमारा संविधान बना है, किसने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है। उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन बी.आर. अंबेडकर साहब थे। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा कि हमारा संविधान इतना यूनिक है कि हमने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतरीन बेहतरीन चीजें ले ली। ठीक है, अब किस चीज का कितना प्रभाव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही है हमारा टॉपिक। अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में, फ्री का एक नंबर मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तरह तरह की ब्रिटिश एरा के अंदर हमारे यहाँ पे एक्ट्स आई थी, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंस एक्ट तक। वो पूरा लेक्चर भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, अभिनंदन बैच है हमारा, तो उसमें ये चल रहा है कोर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब इंडिपेंडेंस मिली है हमारे देश को, तब कॉन्स्टिट्यूशन बनके हमारा तैयार नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना है 1949 के एंड तक, और 1950 से हुआ है लागू। तो तब तक कौन सी एक्ट के हिसाब से हम चले, तो वो चले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। और इसी एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे आज के संविधान पे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस एक्ट को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर जो पेपर में पूछे जाते हैं कि ये कहां से लिए हैं, तो वो अब देख लेते हैं। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है, हमारे देश में हर लेवल पे गवर्नमेंट आपको मिलती है। सेंटर पे मिलेगी, जो आपकी स्टेट्स है वहां पे अलग गवर्नमेंट होती है, और फिर नीचे जाती है तो पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी है ना। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंटर की अपनी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, सेंटर की अपनी कार्यपालिका है, और वैसे ही स्टेट लेवल पे भी आपको उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा मिल जाएगी। वहां पे अलग अलग सरकारें बनती हैं और दोनों जगह वोट डालते हो, स्टेट इलेक्शन में भी, सेंटर में भी। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, स्टेट की अपनी कुछ पावर्स है, सेंटर की अपनी कुछ पावर्स है, इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से हम एक एक फीचर को जब हम समझ लेंगे तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि एक एक फीचर को जब हम समझ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेंगी चीजें कि ये चीज हमने कहां से लिया। ये वाले जो लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, इसके अंदर सिर्फ मैं चाहता हूं कि सीरियस स्टूडेंट्स ही बैठे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, और पढ़ना यानी कि आपका जो टाइम है उसको पूरी तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, इसलिए एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। बहुत छोटे लेक्चर्स होते हैं हमारे, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। तो आप चाहो तो वो पूरी प्लेलिस्ट को ही एक दिन में खत्म कर सकते हो, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ये मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आप पहली बार देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आपको वहां से समझाना शुरू करता हूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम मैं समझ के चल रहा हूं कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये होती हैं, इनसे रिलेटेड 3 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। हमारे देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि
नॉर्मल सिनेरियो से अलग हो, जैसे उसमें नेशनल इमरजेंसी लगती है, स्टेट की इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 में। तो ये वाली जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, तो ये हमने कहां से लिया है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। यूजुअली नहीं लगती है, कोई अनप्रिडिक्टेड कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसीज या स्टेट इमरजेंसीज लगती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब उन सर्विसेज के अंदर कौन लोग उनको अपॉइंट करेंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो सिलेक्ट करने वाली जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूपीएससी, कई बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही 1 से 2 स्टेट्स की मिलकर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है। तो अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने वाली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ये आर्टिकल आपको आर्टिकल नंबर 315 में मिलेगा। पेपर में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, हालांकि जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी आर्टिकल्स रिवाइज होंगे, पर हमें जहां मौका मिल रहा है हम उसको साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल डायरेक्ट पेपर में कोट होते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 155 के अंदर। जो गवर्नर का ऑफिस है, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता ये, प्रेसिडेंट इसको हर स्टेट के लिए अपॉइंट करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एजेंट होता है। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट आप लोग इलेक्ट कर लेते हो, पर ये क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। और आप देखते होंगे अगर कि सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट दूसरी है और स्टेट पे कुछ और गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ पाता, क्योंकि जो गवर्नर होता है ना बीच में, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नर का ऑफिस है, ताकि अपनी मनमर्जी ना चलाती रहे स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए बनाया गया था, इसे कहते हैं गवर्नर। और गवर्नर जो है आर्टिकल नंबर 155 में आता है। तो ये 4 चीजें, इसी से क्वेश्चन बनेगा अगर आपसे पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, और आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, और साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब बच्चों के लिए काम की है ये वीडियोस। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा करवा चुका हूं, और उसके जाके आप लेक्चर जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में। आने वाले लेक्चर्स में आपको स्टैटिक जीके करवाने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जनरल अवेयरनेस की गारंटी मेरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, इन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। प्रीएम्बल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो फंडामेंटल, पहले देख लेते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का एक पूरा लेक्चर आ चुका है, कल ही मैंने उसका लेक्चर लिया था। रोज 6 बजे आता है मेरा लेक्चर, 6 PM, और क्लासेस आपकी जैसे 10 बजे तक चलती हैं। उसके बाद आपकी साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी होती है। हमारा ये अभिनंदन बैच चल रहा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीएम्बल, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूरा प्रीएम्बल मैंने आपको समझाया था। और प्रीएम्बल कौन से देश से लिया है, उसका आंसर आपको मिल गया कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये वाला फीचर उठाया है प्रीएम्बल का। ठीक है, प्रीएम्बल किन्होंने बनाया था इंडिया का? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब पेश किया था असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर कब? 1946। एक क्वेश्चन मैंने आपसे आखिरी क्लास में पूछा था, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, तो उसका जवाब दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग कौन से दिन होती है? कौन सी, क्या तारीख थी उस दिन? फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सोल है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की, मौलिक अधिकार, ये आते हैं आपके पार्ट 3 में। ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कौन से पार्ट में आते हैं फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 3 में आते हैं, और आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक जाते हैं। कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स का जो फॉर्मूला है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से था ये। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो एक न्यायपालिका है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। जो आपकी लेजिस्लेचर है, जो नेता लोग बैठे हैं, ये लोग
जुडिशरी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, यानी सबसे ऊपर बैठा है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, पर इन सब में सबसे पावरफुल है ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी से रिलेटेड आपको जो भी चीज दिखे उसे बेधड़क होकर यूनाइटेड स्टेट्स के उसमें से लगा देना, अगर आपको ऑप्शन में आता है तो। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू हमें आर्टिकल नंबर 32 में भी देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 226 में भी देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर 13 में भी इसकी बात करी गई है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अगर कोई कानून ऐसा सरकार बना देती है जो बेसिक लॉज के खिलाफ है, कि आप मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट ही आप छीन ले रहे हैं, उस बेसिक लॉ की वजह से जो कानून बना दिया गया है, जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, तो यह पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उस कानून के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के उसको नल एंड वॉइड बना सकता है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ गया वो। तो समझ रहे हो आप? तो कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को चोट लगे। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वो भी जुडिशरी के पास, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का क्या तरीका होगा? दोनों का सेम ही तरीका होता है, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम आगे लेक्चर्स लेंगे। इस लेक्चर का बेसिक फोकस रखना, हमने क्या याद करना है, ये वाला फीचर कहां से आया, और हर फीचर के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब आप इन तीनों में देख लो, तीनों जुडिशरी से रिलेटेड हैं। ये जुडिशरी से रिलेटेड था, ये जुडिशियल आ गया इसमें, और ये भी जुडिशरी से रिलेटेड है। तो बस समझ में आ गई बात, जहां पे भी जुडिशरी से रिलेटेड दिख जाए तो पहुंच जाना यूएसए पे, ठीक है। और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मेरे लेक्चर्स की प्रॉपर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वो कब मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या पढ़ने में आपको डिफिकल्टी आ रही है। किसी भी तरह का सजेशन चाहिए हो तो मैं आपके लिए हूं, आप बिल्कुल मेरे से किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज रहा और आज भी हम अपने कानून व्यवस्था में देखते हैं अभी तक ब्रिटिशर्स का जो प्रभाव है इतना ज्यादा है, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की इतनी सारी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टली कुछ चीजें ली हैं, ठीक है। वो क्या क्या है? जितना भी कानून बनाने का तरीका आप देखोगे, यानी कि जो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन है, जिस तरीके का काम पार्लियामेंट में होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, वो वाला सारा स्ट्रक्चर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। और अमेरिका में क्या था? जुडिशरी वाला हिस्सा हमने लिया है। तो पहली चीज क्या रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, दो तरह की आप समझ सकते हो, एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है वो इंडिया फॉलो करता है और साथ में ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंशियल रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगी। वहां पे प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं। और इधर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो आपकी कार्यपालिका होती है, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, क्या वो आपके पार्लियामेंट से अलग हैं? नहीं ना, वो भी पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वही सरकार बनाएगी, और कल को ये लोग कुछ गलत काम करते हैं तो इनसे सवाल पूछने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो यानी पार्लियामेंट में से ही, लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकल रहा है। इसी को समझ लीजिए, कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। कौन लोग? जो आपकी सरकार होती है, तो वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी। जबकि अमेरिका में आप देखोगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर के अपने कुछ रूल्स हैं, उसमें कोई वो पंगा नहीं ले सकता प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो सरकार है उसके अपने कुछ पावर्स हैं, उसमें वो नहीं दखल अंदाजी दे सकते। तो ये सारी चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए।
आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मेरी सिटीजनशिप क्या होगी? मैं क्या दिल्लीआईट रहूंगा या मैं इंडियन रहूंगा? तो मैं हमेशा इंडियन ही हूं ना, यानी कि मेरी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ये नहीं है कि मैं दिल्ली का भी नागरिक हूं और मैं इंडिया का भी नागरिक हूं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा होता है, डुअल सिटीजनशिप चलती है, ये सिंगल सिटीजनशिप चलती है यहाँ पे। अगर आप हैदराबाद रहते हो, अगर आप हैदराबाद रहते हो, ऐसा नहीं कि आप तेलंगाना की सिटीजनशिप है और आपकी इंडिया की अलग है, आप सिर्फ एक इंडियन सिटीजन हो वहां पे। तो एक तरह से एकजुट रखने का ये एक तरीका है, हमारे यहां पे होती है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है जी, ये भी हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, ये समझाने की जरूरत नहीं है, कानून का यहां पे राज है और सब कानून की नजरों में बराबर है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, देख रहे हो जितने कानून बनाने के तरीके हैं, कहां बनता है कानून? लेजिस्लेचर में, यानी यहां पे पार्लियामेंट में बनता है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कोई बिल आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको वैसे ही 3 रीडिंग से पास होगा, एक हाउस से होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, तो इसे कहते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। वही पार्लियामेंट के अंदर चल रही है ना सारी चीजें। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर आप 2 हाउसेस देखते हो, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, 2 ही सदन, इसी को कहते हैं बाई कैमरल। और जहां पे सिर्फ एक हाउस होता है, उस तरह के लेजिस्लेचर को कहते हैं यूनिकैमरल। समझ गए? कई स्टेट्स में भी यहां पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिल जाएगा, जहां पे आपको विधानसभा विधान परिषद मिलेगी, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। तो इस तरीके से बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में है और सेंटर पे भी है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, सब कुछ पार्लियामेंट से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं दिख रहा है, सिवाय इसके सिंगल सिटीजनशिप जो है ये आप ध्यान रख सकते हो। और ऑफिस ऑफ कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है कैग। ये फीचर्स मैं साथ साथ इसीलिए रिकॉल करवा रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं आपको पता लग जाए कि हम एक्चुअल में पॉलिटी में पढ़ते क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कैग जो है ये आर्टिकल नंबर 148 में आता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है? जो सरकार के बड़े बड़े ऑडिट करता है, देखता है कोई घपला तो नहीं किया इन्होंने, ठीक है, सेंटर के ऑडिट करता है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के ऑडिट करता है, तो उनके अकाउंट्स को चेक करने का काम कैग करता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, तो आपके भी चांसेस हैं कि आप कैग के अंदर नियुक्त हो जाए, आपकी भी जॉब लग सकती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर और कैग। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से फीचर्स आपको यहां से याद रखने हैं। हो गया? अब 2-2, 3-3 फीचर वाले आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आयरलैंड। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेट क्वेश्चन है एसएससी का, तो कई पेपर्स में पूछा गया, रेलवेज उठा लो, सीडीएस उठा लो, एनडीए उठा लो, और इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने अपने आज के संविधान में कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 4 में आता है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं आर्टिकल 35 में, वहीं से शुरू होता है डीपीएसपी, यानी आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक। और जब ये खत्म होता है तो पार्ट 4A शुरू होता है, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जो भी गवर्नमेंट है उसको आदेश, ये सारी चीजें हैं जो उन्हें दिमाग में रखनी है, जो डीपीएसपी के अंदर लिखी हैं, कि जब वो कानून बनाए तो इन चीजों को दिमाग में रखे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, सबको इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, इस तरह की चीजें। पर ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कि आप अगर ऐसा नहीं कर रही है सरकार तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये दिमाग में मॉरल वैल्यूज हैं जो सरकार को रखनी है कानून बनाते टाइम, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अब ये क्या है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा की अगर आप स्ट्रेंथ देखो, जो 250 की स्ट्रेंथ है, उसके अंदर से 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं। कितने? 12 मेंबर्स, जिसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, अलग अलग फील्ड से, सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट्स और इन सब चीजों में से। तो प्रेसिडेंट, जो ये प्रथा है प्रेसिडेंट की कि ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा राज्यसभा के अंदर, तो ये वाली जो हमने कस्टम लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से। समझ गए? नेक्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमारा देश एक गणराज्य है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जो हेड ऑफ द स्टेट है
यानी कि प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट पे बेशक इतनी पावर ना हो, बेशक प्राइम मिनिस्टर पे ज्यादा पावर हो, पर प्रेसिडेंट भी हमारे देश का इलेक्टेड होता है। अब इसमें इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट बोले तो क्या आप वोट डालने जाते हो? अगर आप एमपी नहीं हो, एमएलए नहीं हो, अगर आप एमएलए हो तो बात अलग है, आप जाते होगे, तो मतलब कि उस केस में आप वोट नहीं डालते हो प्रेसिडेंट के, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि जो आपके चुने हुए लोग हैं उन्हीं को अधिकार होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने का। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एक्सक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये पूरी लीगल लैंग्वेज में जो बोली जाती है बात। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये थे इंपॉर्टेंट वाले, और 2-3 देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सब अपने आप में, जितने फीचर्स बता रहा हूं ना, सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, और हर फीचर के साथ में मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं। तो आप कैलकुलेट कर लो इस छोटी सी क्लास में से आप कितनी चीजें अपने साथ लेके जा सकते हो। तो जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स चल रहा है, रेगुलर क्लासेस अपलोड होती हैं, जरूर देखिए और जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। दोबारा नहीं बोलूंगा, ना मेरी आदत है बोलने की। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ कुछ ले रखा है। क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्या होता है कंकरेंट लिस्ट? तो सुन लीजिए, हमारा संविधान 3 चीजों में डिवाइडेड है, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। लास्ट टाइम भी बताया था, जब संविधान बना था तब 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल थे। अभी 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और मोर देन 450 आर्टिकल्स हैं। पर जो शेड्यूल्स होते हैं यानी अनुसूचियां होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं जो एक लिस्ट की फॉर्म में हम डायरेक्टली आर्टिकल्स के अंदर नहीं डाल सकते। तो एक तरह की लिस्ट जो बनी होती है ना, वो शेड्यूल्स में आपको मिल जाएगी। तो शेड्यूल नंबर जो 7 है, शेड्यूल 7, इसके अंदर कुल मिला के 3 लिस्ट आती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है भाई यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और जिसकी बात कर रहा है ये होती है तीसरी लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट का क्या रेलेवेंस है? इस लिस्ट का रेलेवेंस ये है, इसमें शुरू में 97 थे, इसमें 67, इसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं ये। यानी कि यूनियन लिस्ट में जो जो चीजें लिखी हैं, जो जो सब्जेक्ट्स लिखी हैं, उस पे कानून सिर्फ और सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट ही बना सकती है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। इन वाले सब्जेक्ट्स पे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है। पार्लियामेंट इन्हीं सब्जेक्ट्स में डील करेगी। स्टेट वाली जो है इसके अंदर स्टेट असेंबली डील करेगी। स्टेट असेंबली के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ठीक है। और जो चीजें बच गई, बची हुई तो रेजिड्यूरी होती है, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और एजुकेशन हो गया, तो इन पे ना ये जब दोनों मिलकर चीजें काम करते हैं ना, सरकार केंद्र की भी और राज्यों की भी सरकार, जब ये दोनों मिलके, दोनों पार्लियामेंट और विधानसभाएं जब मिलके काम करती हैं और दोनों के पास इक्वल पावर होती है, तो उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, अभी 51-52 के करीब है, अगर दोनों के पास है। अब क्या हो रहा है कि सेंटर लेवल पे पार्लियामेंट पे कुछ उस पे बात हुई और स्टेट लेवल पे हुई, अब दोनों के बीच में कुछ मतभेद है, तो किसकी बात सुनी जाएगी? तब तो फिर टाई हो जाएगा, तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे? तब यूनियन की ही बात आगे रखी जाएगी, स्टेट को बोलेंगे आई एम सॉरी, हम आपकी बात नहीं सुन रहे। इसलिए इंडिया को कहते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी हमारे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेंटर और स्टेट में पावर्स बटी हुई हैं, तो हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर है। पर कैसे आप फेडरल स्ट्रक्चर बोलोगे जब स्टेट की पावर्स कम है? तो इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, ज्यादा पावर यूनियन के पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये कंकरेंट लिस्ट पे हम कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली। जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 108 में इसके बारे में मेंशन्ड है। क्या मतलब है इस बात का? लोकसभा से कोई बिल पास हुआ या राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, दूसरे हाउस में जाके अटक गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। क्या कहते हैं? डेडलॉक।
अब वो कानून नहीं बन पाएगा, पर इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट बोलेगा चलो एक ज्वाइंट सिटिंग बिठा लो, और ज्वाइंट सिटिंग को जो मेंबर जो हेड करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो स्पीकर होता है। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कब होता है? जब किसी बिल पे डेडलॉक लग जाए। तो ये वाला प्रोविजन हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भी काफी अच्छी बातें ले ली हमने, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें थी। और क्या याद रखना है आपने? माना बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर ये मैं फीचर्स भी इस तरीके से बता रहा हूं कि दिमाग में आपके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूं मैं। अगर आप मेरे को शुरू से देख रहे हैं, तो अगर आप मेरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला लेक्चर देखोगे, जो इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर था, और वहां से जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं, आपको खुद फील हुआ होगा। सच बताना, अभी तक अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं, तो नहीं देखे तो जाके देखो, आपको खुद फील होगा हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, और कॉन्फिडेंस आपका डबल हो गया होगा। तो हम इसी तरीके से यहां पे पढ़ते हैं। बहुत टाइम है आपके पास, जुलाई से पहले पहले आपका कोर्स में वाइंड अप करवा दूंगा, और पेपर में खुशी खुशी आप निकलोगे बाहर कि हाँ, हमने वाकई में जो पढ़ा था, हमें वही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले। चलिए साउथ अफ्रीका को भी देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन करने का जो प्रोसीजर है हमारे संविधान में, आर्टिकल नंबर 368 इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 368 में प्रोसीजर लिखा है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो। कहीं पे सिंपल मेजॉरिटी लगती है, कहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। स्पेशल मेजॉरिटी भी दो टाइप की होती है। पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास कराना है अमेंडमेंट का, तो कई बार 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कभी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आगे जाएंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते रहेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए, ये आर्टिकल 368 में आता है, और ये हमने साउथ अफ्रीका की कंट्री से लिया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब राज्यसभा मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? आप वोट नहीं डालते हो, आप लोकसभा इलेक्शंस के लिए वोट डालते हो, आप विधानसभा इलेक्शंस के लिए वोट डालते हो, आप अपनी स्टेट असेंबलीज के लिए वोट डालते हो, पर राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं डालते हो। तो उनके लिए वोट कौन डालता है? उनके लिए वोट डालते हैं जो आपने ऑलरेडी चुन के, ये राज्यों की सभा है, अलग अलग राज्य के जो अलग अलग एमएलए हैं, तो वो करते हैं इलेक्ट। तो इसी इलेक्शन प्रोसीजर को हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, समझ गए? तो ये हमने लिया साउथ अफ्रीका से। आज का लेक्चर लेने के बाद में दिमाग आपका अच्छा खासा वार्म अप हो जाएगा पॉलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसीलिए इस लेक्चर को बनाया गया है, ठीक है। मैं चाहता आपको डायरेक्टली फैक्ट्स बताता, ये याद कर लो और आपका काम हो गया, पर मैंने सोचा एक एक पॉइंट को डिस्कस करना सही रहेगा, क्योंकि मेरा मकसद यहां पे ये है आपके अंदर तक बातें जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमने अपने संविधान में डाली थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और ये आती हैं आर्टिकल नंबर 51A के अंदर, 51A, और पार्ट बोले तो 4A। अब ये ए क्या है? जब नया नया संविधान बना होगा तो पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 आया होगा, है ना, और पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आया होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को कहीं ना कहीं डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इनके साथ ही डालना है, तो इसलिए ए करके अमेंडमेंट करी इसके अंदर, और फिर 1976 के अंदर इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमारे कुछ 11 हैं, ठीक है, और ये हमने यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से लिया है। और क्या लिया है? हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। इट इज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। आगे 5 साल के लिए प्लान किया जाता है इसके लिए कि किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी। तो प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया है, ये हमने कहां से लिया? तो प्लानिंग कमीशन का आइडिया भी हमने यूएसएसआर से लिया, ठीक है। अब कह रहा है आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रियम्बल तो आप कह रहे थे कि यार हमने यूएसए से लिया है, अब ये क्या चीज है? प्रियम्बल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस, हम न्याय देंगे अपने लोगों को। तो ये जो जस्टिस वाला पार्ट है, सिर्फ इस पार्ट को उठा के लिया है सोवियत यूनियन से, समझ गए? और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से।
यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। सिर्फ जो जस्टिस वाला पार्ट है वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी अच्छा लगता है लेक्चर तो जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, बस आप कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि आपसे पेपर में पूछेगा इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए हैं, आप भाग के लगाओगे जर्मनी। वो इमरजेंसी प्रोविजन तो हमने वहां से लिए थे, पर इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के हिसाब से हमारा आर्टिकल 19 खत्म होता है, आर्टिकल 32 खत्म होता है। इसको डीपली हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, पर अभी आप इतना समझ लो कि हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल खत्म। और इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल आपसे नहीं छीने जा सकते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये मैं आपको इमरजेंसी जब बताऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप इतना समझ लो कि जब इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। इमरजेंसी प्रोविजन नहीं ले रहा है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से, वो ये ले रहा है कि फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देंगे हम इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये लिया है वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। तो जर्मनी से हमने ये उठाया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल के अंदर। और साथ ही जो रिपब्लिकन सिस्टम है, यानी जो हमारे देश का हेड होगा वो इलेक्टेड पोजीशन होगी। हमारा देश एक गणराज्य है, हमारा देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये हमने प्रीएम्बल में पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। आप देख रहे होंगे हम चीजें जल्दी जल्दी चला रहे हैं, पर इस लेक्चर को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। सारी चीजें मैंने एक एक करके डिस्कस कराई है, एक बार रिवाइज भी करेंगे। अभी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। हमारे देश में मैंने आपको बोला था एक वर्ड, सेमी फेडरल, सेमी फेडरल, क्वासी फेडरल। ये क्या चीज है भाई, क्वासी फेडरल। इसका मतलब सिंपल है कि भले ही जितनी मर्जी स्टेट गवर्नमेंट बना लो, जितनी मर्जी स्टेट लेजिस्लेचर बना लो, फेडरल स्ट्रक्चर बना लो, पर एंड में ज्यादा पावर सेंटर के पास ही रहेगी। क्योंकि इतने बड़े देश को एक धागे में बांधना बहुत मुश्किल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी आपने, ऑटोनोमस पावर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए फेडरेशन तो है पर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप समझो, जैसे यहां पे भी मैंने आपको बताया सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमारे पास अभी तक नॉलेज आई है उसी से समझ लो। सिंगल सिटीजनशिप है, आपके यहां पे अलग किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। एपेक्स आपका सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे ही रहेगा। अगर आपको अपील करना है, एंड तक जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट, उसी के छत के नीचे सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा क्या है, कंकरेंट लिस्ट वाला एग्जांपल देखा था, पावर किसकी ज्यादा है, सेंटर की। और एक और बात, जो पावर्स, जो सब्जेक्ट्स तीनों लिस्ट में से कहीं नहीं आते हैं, उनको हम कह देते हैं रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स। अब ये वाली जो चीजें होती है ना, इसके ऊपर भी सेंटर का ही राइट होता है। तो आप देख रहे हो हर जगह सेंटर 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 आगे है। तो इसीलिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंटर, रेजिडुअरी पावर्स टू द सेंटर। और ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको मैंने आज का टॉपिक करवाया। अभी स्किप मत करना वीडियो, फटाफट से रिवाइज कर लो, एक बार और चांस दो, दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से हमने लिया फेडरल स्ट्रक्चर, हमने लिया इमरजेंसी प्रोविजन, हमने लिया गवर्नर का ऑफिस, और हमने लिया यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे बढ़ो, यूनाइटेड स्टेट प्रीएम्बल ले लिया, फंडामेंटल राइट्स इनसे लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिया, और क्या लिया, हमने लिया जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और इन सबके मतलब क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो 12 मेंबर नॉमिनेट कर रहा था, साथ ही
प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट ले लिया, ज्वाइंट सिटिंग ले लिया आर्टिकल 108 वाली। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि किस तरीके से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली, प्लानिंग कमीशन ली, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, प्रियम्बल में जो जस्टिस वाला पार्ट है वो लिया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएंगे जर्मनी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिकन सिस्टम, ये भी हमने यहां से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेमी फेडरल, क्वासी फेडरल फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कैसा लगा आपको लेक्चर? अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं देना चाहता हूं, बस एक सेकंड, जहां तक देखा है वीडियो तो थोड़ा सा और देख लो भाई। ये है भाई हमारा अभिनंदन बैच, जिसके अंतर्गत आपको ये क्लासेस देखने को मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। YouTube पे रोज शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। पहला लेक्चर की शुरुआत मैं ही करता हूं। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं आपको जनरल स्टडीज कराता हूं। ये है आपके साइंस वाले सर, यानी अभिषेक सर, जो आपको साइंस का पोर्शन करवा रहे हैं। ये है कपिल गिरधर सर, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं बेहतरीन तरीके से। और ये हैं आपके रीजनिंग के मास्टर, यानी रोहित सर। ये इनसे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं। पूरा कोर्स हम आपका इतने दिनों में करवा देंगे। अब आप इस कोर्स को चाहे तो एसएससी के लिए यूज कर लेना, चाहो तो सीएचएसएल के लिए यूज कर लेना, चाहो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूज कर लेना। कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरे लेक्चर का एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट को देखो, मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।